हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स विद ईज बाय विशाल। और बच्चा पार्टी आज हम लेके आए हैं एक नया कॉन्सेप्ट दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या कराया था, फोर्स कराया था और फिर हमने उसमें पांच छह वेराइटीज के न्यूमेरिकल दिए थे। तो आज का जो क्लास है वो टोटली इलेक्ट्रिक फील्ड से चलेगा और फिर इस पे भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो बच्चा पार्टी आइए, आप और मैं मिल के पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। चलो बच्चा, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे है ना, मास्टर ने लिख क्या रखा है, लिख रखा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रखा है ना। अच्छा, आप सबको समझ आता है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर नहीं समझ आता तो चलो मैं समझाता हूँ। आपको ये तो पता होगा यार, चार्ज क्या है ना, पॉजिटिव होता है सर और नेगेटिव होता है ना, ये बात तो आपको पता है बेटा, है ना। तो अब एक बात समझ, अगर मान लीजिए कोई पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, तो अगर मैं इसको कंबाइन करूं तो यहाँ पे एक रीजन दिखेगा। अब इस रीजन में क्या होगा, अगर मान ले मैं कोई छोटा सा चार्ज लेके आता हूँ तो ये बड़ा वाला चार्ज क्या कहेगा कि भाई तू मेरे एरिया में मत आ। बड़ा वाला चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा, है ना। मतलब इन शॉर्ट मेरे लैंग्वेज में मैं क्या बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड को, कि इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली एक रीजन है। व्हाट इज इट? इट इज अ रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज। इट इज द रीजन और स्पेस अराउंड द चार्ज, ठीक है भाई, where it can exert force on another charge, है ना। अच्छा, जो अनदर चार्ज है ना, जिस ये जो चार्ज है जिसको मैंने छोटा वाला चार्ज बोले बेटा, है ना, ये कैसा चार्ज है, छोटा वाला चार्ज, है ना। तो इस छोटे वाले चार्ज को बोलेंगे टेस्ट चार्ज और ये बड़ा वाला चार्ज क्या कहलाएगा, सोर्स चार्ज। देख, जो चार्ज इस रीजन में आ रहा है, जो चार्ज इस रीजन में मूव आउट कर रहा है, ये वाला चार्ज इस रीजन में आ रहा है, दिस इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। और ये जो चार्ज है जिसने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज। कैपिटल क्यू इज व्हाट बेटा, सोर्स चार्ज है ना बच्चा। कैपिटल क्यू इज व्हाट, सोर्स चार्ज। और किसी ने पूछा सर व्हाट इज क्यू नॉट, देन इट इज टेस्ट चार्ज, है ना। अब एक बात समझ, अगर मैं नॉर्मल सा फॉर्मूला लिखूं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से डिनोट किया जाता है ना। और ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, एफ अपॉन क्यू नॉट, ठीक है, एफ अपॉन क्यू नॉट। जहां पे ये क्यू नॉट क्या है बेटा, दिस क्यू नॉट इज व्हाट, दिस इज टेस्ट चार्ज। अगर मुझे यहाँ से एफ लिखना होगा तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई। मतलब एक और बात समझ सकता है तू इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन है जिसमें अगर कोई भी चार्ज आ रहा है तो उस पर फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू नॉट इंटू ई। अब एक बात समझ, ऐसे ना इलेक्ट्रिक फील्ड के पास डायरेक्शन है, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ना तेरी वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है बेटा, वेक्टर क्वांटिटी, है ना। अब एक और बात कि सर अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है, तुम ये सोचोगे कि वेक्टर क्वांटिटी के पास तो डायरेक्शन होता है, ऑब्वियस सी बात है इसके पास भी डायरेक्शन है। तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, तो इसका डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव चार्ज से किधर की तरफ होगा, नेगेटिव चार्ज। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। एक छोटा सा पॉइंट और बता देता हूँ, वैसे तो न्यूमेरिकल सीरीज है बेटा, है ना, तो ठीक है क्लास स्टार्ट किया है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट लिखेगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन और चार्ज की यूनिट कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या बनी बेटा, न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में आगे डायरेक्शन बताने का कॉन्सेप्ट लेते हैं ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे कैसे, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देंगे कैसे। उससे पहले एक और बात बता देता हूँ तुम्हें। हम ना यहाँ पे जो सबसे पहला फॉर्मूला पढ़ेंगे, तो मैंने तुम्हें बता दिया कि इज इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट है। फिर जो फॉर्मूला होता है ना वो ये ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर मान ले एक चार्ज बोला था, कैपिटल क्यू ही रख देता हूँ, और लेट सपोज मान ले पी पॉइंट है जो इससे आर डिस्टेंस पे है और मुझे इसका फील्ड निकालना है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू बार आर स्क्वायर, है ना, के क्यू बार आर स्क्वायर बच्चा, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आर के साथ कैसा रिलेशन लेके गया बेटा, इनवर्स रिलेशन लिखेगा। मतलब अगर तूने डिस्टेंस को बढ़ाना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। अब इसका ग्राफ भी देख ले, चल इतना बता दिया तो ये भी बता देता हूँ तेरे को, है ना। फिर आते हैं डायरेक्शन वाले कॉन्सेप्ट पे। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इस तरीके का बनेगा। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, ओके। आई होप ये बात तुम्हें समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें क्या समझाया है। एक बार फिर से रिकॉल करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, एक रीजन था किसी चार्ज के नाम, है ना।
अब वहां पे अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो उसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ चलेगा, यूनिट न्यूटन पर कूलम थी, ठीक है। और पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला क्या है, के क्यू बाय आर स्क्वायर है बेटा। अब बात करते हैं यार कि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ फील्ड की बात करते हैं। अब तुम सोचोगे सर ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट ऐसे तो कोई टॉपिक एनसीईआरटी में लिखा ही नहीं है, बेटा ये कॉन्सेप्ट इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना ताकि तू न्यूमेरिकल कर सके। प्रॉब्लम एक्चुअल में बच्चों के साथ न्यूमेरिकल का है, और ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ऐसे कॉन्सेप्ट जैसे मैंने फोर्स में बताया था कि अट्रैक्शन वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं, रिपल्सन वाले फोर्स का डायरेक्शन कैसे देते हैं ना, तो इजिली न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए उनके लिए डायरेक्शन बता रहा हूँ मैं। अब एक बात समझ, चल फिर से वही बात करते हैं कि लेट सपोज मैंने बोला कि दिस इज द पॉजिटिव चार्ज एंड दिस वाज द पॉइंट पी, जिस पे अभी मैंने तुझे फॉर्मूला बताया कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है। बट एक बात समझ, मान ले अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है जो आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा? तुम बोलोगे यस सर बिल्कुल बनाएगा। अब इसका डायरेक्शन लेना है ना, तो एक बात समझ, अगर कभी भी तुम्हें डायरेक्शन लेना है ना बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना चाहते हो, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लेना चाहते हो, मार्क माय वर्ड, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है ना, हमेशा पॉइंट की तरफ होता है। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द पॉइंट, टुवर्ड्स द पॉइंट, है ना, टुवर्ड्स द पॉइंट, अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। ये वर्ड लिख लेना यार, है ना, ये ऐसे ट्रिक्स ना बुक्स में नहीं लिखे होते, है ना, ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन ट्रिक है जिससे कि आपके न्यूमेरिकली क्वेश्चंस को टफ ना बनाया जाए, है ना। अब एक बात समझ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा टुवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, मतलब पॉइंट की तरफ जाना है बेटा और चार्ज से दूर जाना है। क्या बोला मैंने? पॉइंट की तरफ जाना है भाई और चार्ज से दूर जाना है। तुम बोलोगे सर नेगेटिव चार्ज भी तो हो सकता है, मैं बोलूंगा बिल्कुल बिल्कुल यार। अगर मान ले मैं इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसी पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहता हूँ जो आर डिस्टेंस पे, तो एक बात समझ, अगर चार्ज नेगेटिव है बेटा, कैसा चार्ज है मालिक? नेगेटिव चार्ज, है ना। तो अगर नेगेटिव चार्ज है मेरे भाई, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, दैट इज टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, टुवर्ड्स द चार्ज, अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। क्या बोला मैंने? टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट। इसका क्या मतलब होगा यार? इसका मतलब ये है कि मान ले मुझे इस पी पॉइंट पे देखना था, किसकी वजह से देखना है? इस चार्ज की वजह से देखना है। तो भाई मैं किधर की तरफ जाऊंगा? तो मैंने बोला कि मैं चार्ज की तरफ जाऊंगा इस तरीके से, है ना, और पॉइंट से दूर जाऊंगा, तो इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा बनेगा। जो तूने इसका डायरेक्शन लगाया तो उसमें क्या बोला था मैंने कि टुवर्ड्स द पॉइंट अवे फ्रॉम द चार्ज, चार्ज से दूर जाना है और पॉइंट की तरफ जाना है। बट इसमें क्या बोला मैंने? टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट, मतलब पॉइंट से दूर जा, चार्ज की तरफ जा, है ना। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गया होगा। चल एक काम करता हूँ, तुम्हें समझ आया या नहीं आया उस चीज के लिए ना, मैं तुम्हें एक और छोटा सा इलस्ट्रेशन दे देता हूँ, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि तुम्हारा काम और इजी हो जाए। मान ले, मान ले बेटा कि ये 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। एक छोटा सा प्रॉब्लम भी हो जाएगा बेटा, है ना, एक क्वेश्चन टाइप का प्रॉब्लम हो जाएगा। मान ले एक 1 माइक्रोकूलम का चार्ज है और एक -2 माइक्रोकूलम का चार्ज है, ठीक है। मैंने ये बोला कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 4 मीटर। कितने मीटर के डिस्टेंस पे रखा मैंने इन दोनों को? 4 मीटर के डिस्टेंस पे रखा है भाई, है ना। और दिस वन इज द पॉइंट पी, ठीक है, दिस वन इज द पॉइंट पी। अगर मैं अब तुमसे बोलूं कि तुम्हें इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन लगाना है, पहली बात तो डायरेक्शन लगाना है, दूसरी बात वैल्यू कितना आएगा ये भी देख लेंगे। तो अगर इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो सबसे पहला बात समझ ले, इस वर्ड को भी फिक्स कर लियो बेटा अपने दिमाग में कि भाई सिस्टम में ना किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखोगे तो जितने नंबर ऑफ चार्जेस प्रेजेंट होंगे ना, सारे के सारे चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं बेटा। क्या बोला मैंने? सिस्टम में कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हो तो जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, सारे के सारे चार्जेस बेटा उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे होंगे, ओके। तो अब एक बात समझ, अगर मान ले मेरे को पी पॉइंट पे देखना तो कौन बनाएगा? एक तो 1 माइक्रोकूलम बनाएगा, दूसरा -2 बनाएगा। अच्छा 1 वाला कैसा है? पॉजिटिव है। मैंने क्या लिखा, एक बार यहाँ से देख, यहाँ से देख भाई, यहीं से समझ आएगा। देख मैंने क्या बोला? टुवर्ड्स द पॉइंट, तो ये पॉजिटिव चार्ज है ना, इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे देखना तो पॉइंट की तरफ जाऊंगा। लेट सपोज मैंने इस इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिख दिया या E1 लिख दिया, चल ठीक है। दूसरा वाला कैसा चार्ज है बेटा?
दिस इज द नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो मैंने क्या बोला भाई, टुवर्ड्स द चार्ज अवे फ्रॉम द पॉइंट, चार्ज की तरफ जाना है पॉइंट से दूर, तो चार्ज तो ये है, पॉइंट से दूर भाग जा चार्ज की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो गया। अगर मान लिया अब मैं तेरे से पूछूं कि भाई इसका वैल्यू कितना आएगा, कैलकुलेशन करके बता दे, तो इस P पॉइंट पे देख कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं बेटा, 2 लग रहे हैं। क्या दोनों का डायरेक्शन सेम है, अपोजिट है? तो दोनों का डायरेक्शन अभी सेम है, जैसे फोर्स में करते थे ना, सेम डायरेक्शन में ऐड ऑन करते थे, तो यहाँ भी सेम हो जाएगा। अभी दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, तो ऐड कर दे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर P पॉइंट पे लिखेगा तो E1 प्लस E2। चल सॉल्व भी कर देता हूँ तेरे लिए, है ना। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला भी बताया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, के इंटू 1 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। अगर ये पॉइंट मिड पॉइंट है तो लेट सपोज 2 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये भी है, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, आ गया प्लस। देख लास्ट क्लास में बोला था, फिर से बोल रहा हूँ, जब हम वेक्टर सॉल्व करते हैं तो सिर्फ हम मैग्नीट्यूड लेते हैं, साइन के साथ नहीं लेते, क्योंकि हमने डायरेक्शन लगा दिया। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, तो के क्यू, यहाँ पे क्यू कितने का है 2 है, तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 2 था, तो ये हो गया 4। अब यहाँ से सॉल्व कर ले बेटा, है ना। जब सॉल्व करेगा पी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिखेगा, चल k/4 कॉमन है क्या, चलो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 और वो हो गया 2 इंटू 10 टू द पावर -6, तो 1 + 2 कितना हो गया बेटा 3 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया, है ना। थोड़ा सा आपके लिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर -6 हो गया। अब क्या करें, अब अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं भाई, है ना, तो के की वैल्यू रख दे। के की वैल्यू कितनी थी 9 इंटू 10 टू द पावर 9, 3 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 4। अब क्या हो गया फिर से देख, 9 3 जा 27 बाय 4 इंटू 10 टू पावर -6 है और +9 है, कितना बचेगा बेटा 10 टू पावर 3। तो आंसर आ गया 27/4 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। तो एक छोटा सा इलस्ट्रेशन ले लिया मैंने, ताकि आपको ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको ये क्रिस्टल क्लियर होगा बच्चा, है ना। तो चलो अब हम आगे के कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। न्यूमेरिकल्स लिया मैंने, बार बार के न्यूमेरिकल्स लिए, सीबीएसई में आए गए सारे कॉन्सेप्ट उठा रखा है इस पे, है ना। तो चलो आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, है ना। तो आगे का कॉन्सेप्ट क्या है, चल बच्चा, है ना। ये वाला टॉपिक मैं ऐसे कहूंगा ना, ये इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव बहुत बनता है इससे, है ना, सीबीएसई में, इसीलिए कराया जाए। ठीक है, तो चलो टॉपिक का नाम क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आपने सुना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करके पढ़ाया गया होगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वही होता है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस होता है ना। तो मैं कुछ ना पॉइंट्स पे बात कर लेता हूँ जो ऑब्जेक्टिव के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे बेटा, है ना। तो हम ना पहले उन पॉइंट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं, ताकि आपका काम इजी हो जाए, है ना। चलो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस को क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब मैं सबसे पहला पॉइंट बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं लिख देता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली अगर मैं तुम्हें बोलूं तो इमेजिनरी लाइन है। क्या है, इमेजिनरी लाइन। तुम कहोगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमेजिनरी लाइन, ठीक है, जो एग्जिस्ट तो कर रही है बट आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, ऐसा समझ लो, इमेजिनरी लाइन है ना। अब इस इमेजिनरी लाइन पे आपने कभी बेटा टेंजेंट ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया, टेंजेंट ड्रॉ किया, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किसका डायरेक्शन देगा, फील्ड का मतलब है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से बोलते हैं ना, फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इट इज अ इमेजिनरी लाइन, और यू कैन से इमेजिनरी कर्व भी बोल सकते हो बेटा। किसी ने इसको कर्व बोला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपने इस कर्व पे टैंजेंट ड्रॉ किया है मेरे भाई, तो हमें किसका डायरेक्शन मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मिलेगा। आई होप फर्स्ट पॉइंट आपको समझ हो गया। अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे समझ, मान ले मैंने बोला कि दिस इज अ फील्ड लाइन, है ना, ये कोई फील्ड लाइन जा रही है ना। लेट सपोज मान ले मैं बोलूं कि ये पी पॉइंट है। अब मैं क्या बोलूंगा कि अगर मैं इस पी पॉइंट पे इस तरीके से टैंजेंट ड्रॉ करता हूँ, टैंजेंट तो तुम्हें समझ आता है, जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करेगा। तो जब मैं इस पी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो जिधर की तरफ ये टैंजेंट होगा उधर की तरफ ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहली बात तो ये थी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि इट इज अ इमेजिनरी कर्व, जिसपे अगर आप टैंजेंट ड्रॉ करते हो बेटा, तो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब दूसरी बात बताऊं मैं तुम्हें, तुम बोलो हाँ सर बताओ बताओ, अब ऐसे तो हो नहीं पास में कि बोलोगे, बट मैं ऐसा इमेजिनेशन में डाल देता हूँ कि मैंने तुम्हें बोला तुमने बोला, बताओ। चलो सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अब सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक, इट इज अ कंटिन्यूअस कर्व विदाउट एनी ब्रेक। मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना वो कंटिन्यूअस कर्व है, मतलब वो कंटिन्यूअस लाइन चलेगा, उसमें कोई ब्रेकिंग नहीं होगा, ठीक है। वेरी गुड, आई होप आपको ये बात समझ आएगा, बिल्कुल आएगा मेरे भाई। जब मैं इतनी शिद्दत से तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ आएगा यार, है ना। दिस इज नॉट अ बिग डील। ओके, पॉइंट नंबर थर्ड पे आते हैं। पहला दूसरा पॉइंट आपको समझ आ गया, तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। देख लिख क्या रहा हूं मैं, इट ऑरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज। क्या बोला मैंने, क्या बोला, क्या बोला, मैंने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ना उसका ओरिजिनेशन कहां से हो रहा है बेटा, पॉजिटिव चार्ज से हो रहा है ना, और एंड कहां पे हो रहा है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है बेटा, ये बात आपको समझ आ गई। पॉइंट नंबर थर्ड मैंने क्या बोला कि ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, एंड किधर की तरफ करता है, नेगेटिव चार्ज की तरफ। चलो वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर फोर्थ की। किसकी बात करता हूँ बेटा, पॉइंट नंबर फोर्थ की बात करता हूँ। क्या है ये पॉइंट नंबर फोर्थ, ठीक है। पॉइंट नंबर फोर्थ बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, इससे एनसीईआरटी में ना क्वेश्चंस भी है। क्वेश्चन मतलब थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, कि अगर मान ले मैंने बोला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और उन्होंने इसको ऐसे काट दिया, मान ले किसी पॉइंट पे काट दिया, अभी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि काट दिया, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो बोलो सर ये क्या बोल रहे हो आप, काट दिया बट ऐसा नहीं होता। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि अभी मैंने तुम्हें काटता हुआ दिखाया, अगर मैं ऐसे काट दूंगा तो होगा क्या। तो मैंने तुम्हें अभी समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर, जहाँ पे पॉइंट होता है वहां पे टैंजेंट ड्रॉ कर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। ये उस क्वेश्चन का आंसर भी है एनसीईआरटी का कि व्हाई टू फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप ऐसे ही आंसर बना के डायग्राम और लिख सकते हो। मतलब मेरे कहने का मतलब है, पॉइंट तो यही है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अगर किसी ने तुमसे पूछा कि ऐसा क्यों इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, तो रीजन ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे अगर हमने वहां पे टैंजेंट ड्रॉ किया तो कितने डायरेक्शन मिल गए, दो डायरेक्शन मिल गए, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। अब देखो खांसी भी आ रही है ना तुम्हें पढ़ाने में। चलो पॉइंट नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। पॉइंट नंबर फिफ्थ क्या है, देख अगर मान ले कोई कंडक्टर है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। क्या बोला मैं, क्या बोला मैंने, बोला भाई कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तुम कहोगे सर क्या बातें कर रहे हो, ये क्या मतलब होता है इसका, कि क्या बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर का क्या मतलब। इसका मतलब ये है बेटा कि अगर मान ले, लेट सपोज तुम्हारे लिए कह दे, तो जैसे अभी ये बताया कि अगर मान ले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे परपेंडिकुलर नहीं होता है ना, नहीं होता भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे एंगल बनाता, एंगल बनाता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपोनेंट आ जाते, एक तो आ जाता ई कॉस थीटा, एक आ जाता ई साइन थीटा। अब होता क्या, ये जो कॉस वाला कंपोनेंट है ना बेटा, अब ये कॉस वाले कंपोनेंट की वजह से इस कंडक्टर के जो चार्जेस होते वो मोशन करने लगते, मोशन करने लगते तो करंट बना देते सरफेस पे, है ना। दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा किधर की तरफ होता है, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ये भी क्वेश्चन है एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आ जाता है सीबीएसई में कई बार। दैट्स व्हाई मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, है ना। अदरवाइज न्यूमेरिकल टॉपिक में इसका लेना का कोई कंसर्न नहीं बन रहा था, बट फिर भी ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है, एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है, एसेशन रीजन है, या फिर ऐसे एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन हो, वो क्लियर हो जाए, है ना। तो मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कितने पॉइंट लिख दिया भाई मैंने, 5 पॉइंट लिख दिया है तुम्हारे लिए। चलो पॉइंट नंबर 6 लिखता हूं तुम्हारे लिए यहाँ पे, है ना।
अब एक बात समझ, पॉइंट नंबर 6 बताता हूँ मैं तुम्हें। अब ये पॉइंट नंबर 6 क्या है? पॉइंट नंबर 6 ये है कि मान ले कहीं पे फील्ड लाइंस है ना, कहीं पे फील्ड लाइंस है ऐसे, लेट सपोज ऐसे, ऐसे है फील्ड लाइंस ऐसे, है ना। तो तुम देखोगे यहाँ पे फील्ड लाइंस के बीच का जो स्पेसिंग है वो कम है, और जैसे आगे की तरफ जाओगे फील्ड लाइंस के बीच का स्पेसिंग बढ़ जाएगा। अब इसका क्या मतलब है? तुम कहोगे सर क्या है ये, अब ये डायग्राम बना दे रहे हो, फिर कहोगे ऐसा होता है वैसा होता है। अब देख बात समझ, इसका मतलब ये है कि फील्ड लाइन जहाँ पे पास होगा, फील्ड लाइन जहाँ पे पास पास बनेगा, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। मैंने क्या बोला, इसको लिख भी देता हूँ ना। मेरे कहने का मतलब है कि क्लोजर द फील्ड लाइंस, closer the field lines, greater will be the electric field strength। क्या बोला मैंने? फील्ड लाइंस जितना पास रहेगा बेटा, है ना, फील्ड लाइन जितना पास रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा रहेगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे कॉन्सेप्ट है ना, कई बार छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं। कैसे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं? तो अगर मान ले मैंने यहाँ पे ऐसे करके कुछ बना दिया, फील्ड लाइंस बना दिया इस तरीके से ना। अब मैंने बोला कि भाई यहाँ पे एक पॉइंट है ए, है ना, और एक पॉइंट है बी, ठीक है। अब मैंने बोला कि एक चार्ज है क्यू नॉट, पहले ए पे था, अब ये चार्ज बी पे है। अब मैं तुमसे पूछूं कि जब ये चार्ज ए पे होगा और बी पे होगा तो कौन से वाले पॉइंट पे ज्यादा फोर्स लगेगा? तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने क्या बोला, फील्ड लाइन जितना पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ज्यादा होगा। तो भाई फील्ड लाइंस यहाँ पे पास है, तो यहाँ पे जो फोर्स होगा वो क्यू नॉट इंटू ई होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे भी जो फोर्स होगा वो क्यू नॉट इंटू ई तो होना चाहिए मालिक, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये स्ट्रेंथ ज्यादा था तो फोर्स ज्यादा होगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कम था तो भाई यहाँ वाला फोर्स कम हो जाएगा। तो देख, फील्ड लाइन जितना पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा, फील्ड लाइन जितना दूर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम। तो आई होप मैंने आपको 6 बात बताई, ये 6 बात आपको समझ आया है। ऐसा नहीं है कि अभी पॉइंट खत्म हो गया है मेरे पास, है ना, और भी पॉइंट एकदम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पे ना पीएचडी करवा दूंगा बच्चा। ऑब्जेक्टिव बनाएगी ना सीबीएसई, तुम प्राण निकाल दोगे ऑब्जेक्टिव पे, है ना। अब कुछ पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं। अब पॉइंट नंबर 7 क्या है? पॉइंट नंबर 7 ये है कि अगर मान ले फील्ड लाइंस इस तरीके का दिख रहा है ना, इस तरीके का पैरेलली, है ना, इक्वल स्पेसिंग गैप्स हो, तो ये तो फील्ड लाइंस होता है यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर यूनिफॉर्म है ना बच्चा, तो किसी भी पॉइंट पे तो फोर्स देख ले, किसी भी पॉइंट पे फोर्स देख ले, चाहे मैं ए पॉइंट बोल दूं, बी पॉइंट बोल दूं, कोई चार्ज यहाँ हो, हर पॉइंट पे फोर्स सेम होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, ऐसे फील्ड लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, इक्वल स्पेसिंग्स पे होते हैं। तो पॉइंट नंबर 7 हो गया ना। अब मैं बात कर रहा हूँ पॉइंट नंबर 8, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार लास्ट ईयर भी बेटा ऑब्जेक्टिव आया है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट फॉर्म्स द क्लोज्ड लूप। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ आ गई है। मैंने आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के 8 पॉइंट्स बताए हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे टोटल कितने पॉइंट्स बताए मैंने तुम्हें? 8 पॉइंट्स बताए हैं, और ये 8 पॉइंट्स आपको एकदम बिल्कुल ऐसे ना, जैसे मैंने ईज वर्ड में बोला है, आप इसी ईज वर्ड में ना अपनी कॉपी पेन लेके बैठा करो। कभी भी आप वीडियोस देख रहे हो ना यार, तो कॉपी पेन लेके बैठो, जो भी कोई टीचर पढ़ा रहा है ना, आप उसको बस लिख लो एक बार, अपने वर्ड्स में लिखो। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स है ना, आपको इसको कॉपी नहीं करनी, मैं जो समझा रहा हूँ इसको समझना है, देन आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। आपका ना 80% काम वहीं पे सॉल्व हो जाएगा ना। तो मैंने आपको किसके प्रॉपर्टीज बता दिए बेटा? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस के प्रॉपर्टीज बता दिए है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी चीज है आपके लिए। चलो अब यहाँ पे आते हैं, ये क्या है सर? तुम कहोगे, मतलब मैं ऐसा इमेजिनेशन कर ले रहा हूँ ना, तुम कहोगे सर ये क्या दिखा रहे हो, सर ये तीर वीर चलता हुआ क्या दिखा रहे हो? तो मैंने दिखा रखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। ये डायग्राम ना कई बार सीबीएसई पूछ लेती है ऐसे बनाने डायग्राम्स, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पे बना के रखे है ना। अब देख, अगर मान ले पॉजिटिव चार्ज, चल यहाँ फिर से बना देता हूँ अगर तुम्हें नहीं दिख रहा होगा। मान ले कोई पॉजिटिव चार्ज है, अभी बताया था कि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। देख ये मैंने जो बना रखा है ना बेटा नेगेटिव का, है ना,
अगर मान ले कोई चार्ज नेगेटिव है तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनेगी वो रेडियली इनवर्ट बनेगी। इसी तरीके से ये किसका है भाई, एक पॉजिटिव है बेटा और एक नेगेटिव है। अच्छा इसी चैप्टर में जब तुम आगे आओगे, अगर एक सेम मैग्नीट्यूड वाला पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, है ना, तो इस सिस्टम को बोलते हैं डायपोल, है ना। और ये सीबीएसई का पसंद है बेटा, है ना, कई बार सीबीएसई ने बात पूछ लिया कि ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डायपोल। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रहा है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा बताया था, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर मान लिया पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके का जाएगा, इस तरीके का, पॉजिटिव से नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगा, है ना, यहाँ पे बाहर की तरफ जाएगा ऐसा, है ना, यहाँ पे इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ऐसे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बन जाएगा तुम्हारा डायपोल का, है ना। अच्छा डायपोल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न है ना, वो ये शो करेगा कि अट्रैक्शन है चार्जेस के बीच का। क्या शो करेगा बेटा, अट्रैक्शन है। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं ना, अट्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो उनके बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बनाने का तरीका ये देख, जैसे ये दो पॉजिटिव चार्ज बन रखा है ना। अगर तुझे दो पॉजिटिव चार्ज देखना है तो ये देख ले, ये बन रहा है ये पॉजिटिव। अब पॉजिटिव चार्ज क्या चाहेगा, है ना, पॉजिटिव चार्ज ये चाहेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकाल के दे दे, है ना। तो इससे रैंडमली बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। मान ले, चल मैं नेगेटिव बना के दिखा देता हूँ। लेट सपोज मान ले ये नेगेटिव है ना, और यहाँ पे एक और नेगेटिव ले लिया। अब नेगेटिव चार्ज की प्रॉपर्टी क्या है, इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो एक्चुअल में इसके डायरेक्शन में आएगा। एक्चुअल में क्या होगा, इसके डायरेक्शन में इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसके पास, ऐसे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनता हुआ देखेगा, है ना। यहाँ पे भी ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न क्या शो हो रहा है बेटा, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न ये शो हो रहा होगा कि भाई यहाँ पे रिपल्शन है। क्या बेटा, रिपल्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रिपल्शन है। अच्छा ये पॉजिटिव चार्ज समझ आया, नेगेटिव चार्ज समझ आया, डाइपोल समझ आ गया, है ना, पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज बना है, पेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज बना है। अब एक और बात समझ, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड चल रहा है, कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं ऑब्जेक्टिव में और बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। अगर मान ले मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड दिखाया, ये बता क्या रहा होगा बेटा, तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से निकल रहा है और इंफिनिटी की तरफ जा रहा है ना, originating from a single positive charge and going towards the infinity। और ऐसा ही हो सकता है नेगेटिव चार्ज का, कि अगर मान ले तू नेगेटिव चार्ज बनाएगा तो इनफाइनाइट से चार्ज की तरफ आ रहा है ना। ये सिंगल चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरीके से बताया जाता है। तो आई होप आपको ये बात समझ आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी समझ आ गई है ना। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का कॉन्सेप्ट बताया कि अगर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकालना है तो KQ/R² से कैसे निकाले। फिर मैंने तुम्हें एक ग्राफ बता दिया, है ना। तो अब आओ, जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने सीखा है ना, इस पे न्यूमेरिकल करते हैं ना। मेन कॉन्सेप्ट तो यही है ना सर, तुम तो यही बोलोगे ना कि सर आपने तो न्यूमेरिकल बोला था और सर आप ये क्या क्या पढ़ा दिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये सब तो हमको पता है, हमने कॉपी में लिख रखा है ना। तो चलो न्यूमेरिकल पे आते हैं बेटा, चलो चलो अब देखो न्यूमेरिकल पे आते हैं। अच्छा ये पीवाई क्विज में आया हुआ क्वेश्चन है सीबीएसई का ना, तो क्वेश्चन को देखते हैं और अभी कर लेंगे, कोई बड़ा टास्क नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई, है ना, और बिल्कुल मक्खन की तरह तुम्हें समझ भी आएगा। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार रीड कर देता हूँ ना। जैसे मैंने लास्ट क्लास में वीडियो शूट किया था ना भाई, तो उसमें क्या हुआ, यहाँ पे ब्लर हो गया था, तो आई होप अभी तो ब्लर नहीं हो रहा होगा, बट फिर भी मैं एक बार रीड कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला है क्या है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पहला जो भी बात समझ आया है ना भाई, जो भी बात आपको समझ आ जाए, ठीक है, तो समझ लिया करो। ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब कोई चार्ज है, मैग्नीट्यूड नहीं बोला कितने का है, बट पॉइंट चार्ज है, एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर इज 9 न्यूटन पर कूलम। बोला एक चार्ज है जिसने 4 मीटर के डिस्टेंस पे, देख डिस्टेंस कितना दिया बेटा 4 मीटर। पहली बार डेटा लिखना, मैंने बोला था लास्ट क्लास में भी कि फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको डेटा लिखना आना चाहिए। डेटा लिखना आ गया ना यार, तो फॉर्मूला हंट करेगा आपके माइंड में, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लोगे, है ना। डिस्टेंस दे रखा है, ओके। क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस पॉइंट पे कितना दे रखा, 9 न्यूटन पर कूलम। जब ये डिस्टेंस है बेटा 4, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया, इसको E1 से लिख देता हूँ ना, इसको R1 बोल देता हूँ मैं, R को, है ना। तो कितना 4 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, तो बोला फ्रॉम द सेम चार्ज, देख उन्होंने बोल दिया ना, फ्रॉम द सेम चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 16 न्यूटन पर कूलम विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ। अच्छा बोल देख, अब इन्होंने क्या बोला कि E2 की वैल्यू कितनी है, 16 न्यूटन पर कूलम। तो बोला R2 कितना होगा जब चार्ज सेम है।
अब कैसे करे, बिल्कुल इजी सवाल है ना, मामा टाइप सवाल बोलते हैं ना जिसको। क्या ही है इसमें, देख मैंने फॉर्मूला लिख दिया पहले, E1 इज इक्वल टू के क्यू बाय R1 का स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं बोलूं बेटा कि यहाँ से तू के क्यू की वैल्यू निकाल ले, क्योंकि ये के क्यू कांस्टेंट रहने वाला है ना, तो तुम कहोगे कि सर ये तो आएगा E1 इंटू R1 स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली अब उन्होंने बोला सेम चार्ज है बट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 16 न्यूटन पर कूलम, तो अगर सेम चार्ज के लिए E2 लिखोगे तो क्या लिखोगे, के क्यू बाय R2 का स्क्वायर, है ना, वेरी इजी, इजी। अब क्या करें, के क्यू लिखें फिर से E2 इंटू R2 का स्क्वायर, है ना, इक्वेशन नंबर सेकंड। बेटा एक बार ध्यान से देख, क्या ये चीज सेम है, सेम चार्ज था तो ये पूरा पूरा कांस्टेंट, मतलब ये वाला पोर्शन सेम कर दे अब, और सवाल के प्राण निकाल दे, है ना। अब कैसे निकलेगा सवाल का प्राण, तो ऐसे निकलेगा सर, ये देखो। अब क्या करें, E1 इंटू R1 स्क्वायर इज इक्वल टू E2 इंटू R2 का स्क्वायर। अब तुम्हें क्या क्या पता है, क्या E1 की वैल्यू पता है, तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल पता है, 9 न्यूटन पर कूलम, इनटू R1 कितना दिया था बेटा, 4 दिया था, 4 का स्क्वायर कर ले 16, वेरी गुड। व्हाट इज E2, E2 कितना है, जल्दी देख ले जल्दी देख ले, E2 दिया है ना बेटा, दिया तो था 16 दिया था, तो 16 रख दो ना, है ना। तुमको सर कैसे बोल रहे हो, चलो ऐसे ही मजे करने के लिए ऐसे पढ़ा लेते हैं, है ना। R2 स्क्वायर, अब क्या हुआ सर, देख 16 से 16 कैंसिल हो गया, तो R2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अगर मैं तुमसे बोलूं कि R2 चाहिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज व्हाट 3। अच्छा देख सवाल में यूनिट क्या है बेटा, मार्क्स कटेंगे, अच्छे बच्चों के मार्क्स कटते हैं तो यूनिट लिखना मैंडेटरी है। तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया, R2 कितना आ गया बेटा 3 मीटर, है ना। चल यहाँ लिख देता हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स का बनाया था ना, इसलिए लिख दिया मेरे भाई। आई होप ये वाला क्वेश्चन समझ आया, देख ये पीवाईक्यूज में आएगा क्वेश्चन है ना, तो देख कितने आसानी से कर लिया हमने। तो प्रॉब्लम इज दैट कि जब हम कर रहे होते हैं ना, कई बार बच्चे जब आप पढ़ रहे होते हैं ना यार, तो आप शायद फॉर्मूला समझ जाते हो, बहुत सारी चीजें समझ जाते हो, बट आप इम्प्लीमेंटेशन से डरते हो। तो देख कुछ भी नहीं गया, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम एकदम अपने दिलों से ना इस सीरीज को फॉलो कर लो भाई। मैं एक एक न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट करा दूंगा, अभी से एग्जाम तक 20-25 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल कर लेंगे ना भाई, क्वेश्चंस वहां से बन ही जाएंगे, है ना। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा मैंने क्या करा। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, है ना। चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, ये तो हो गया ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लो, तुम कहोगे सर ले लो ना क्वेश्चन, आप पढ़ा ही रहे हो तो कर लो। चलो अच्छा ये क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं मैं बोलना ये चाहता हूँ भाई कि देख ये ना सीबीएसई का प्यार है, क्या है सीबीएसई का प्यार कह सकते हो, पसंद है ये सवाल सीबीएसई का, इतनी बार पूछा ना सिर्फ सीबीएसई ने मेरे भाई, प्रॉमिस तुम कभी जाके एनटीए का पेपर देखो, नीट वालों का पेपर देखो, ये इस क्वेश्चन को ना इतनी बार पूछा ना, ऐसे पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, ये डेटा के साथ नहीं आएगा, पैटर्न ऑफ क्वेश्चन की बातें कर रहे हैं ना। अब क्वेश्चन क्या दिया, चल एक बार रीड कर लेते हैं ना। क्वेश्चन में बोला क्या, 2 पॉइंट चार्जेस 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, चल लिख देता हूँ मैं, डेटा लिखता हूँ, 4 माइक्रोकूलम एंड 1 माइक्रोकूलम, ठीक है लिख दिया मैंने। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन एयर, बोला दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो 2 मीटर का है एयर में, ठीक है बना लेते हैं। चल ये ले बना लिया, एक चार्ज Q1 है, दूसरा वाला चार्ज Q2 है, वेरी गुड। चल कलर चेंज कर देता हूँ, है ना, कौन सा कलर ले लें भाई, आप बताएं कौन सा कलर ले लेगा बच्चा पार्टी, तो लेट्स चल कुछ रेड में ना, फेड रेड करते हैं, रेड को फेड करते हैं, देख कैसा चलेगा, तो वाइट सा चलेगा लेकिन थोड़ा सा ना, बट थोड़ा एग्जैक्ट वाइट नहीं। चल अब आते हैं, दो चार्जेस ले लिया, एक Q1 है Q2 है। अच्छा इन्होंने बोला Q1 कितने का था बेटा, तो Q1 था 4 माइक्रोकूलम, है ना। Q2 कितने का मेरे भाई, तो Q2 इज व्हाट, दिस इज 1 माइक्रोकूलम। अब बोला दोनों के बीच का सेपरेशन है 2 मीटर है, नहीं चल मान लेते हैं 2 मीटर के डिस्टेंस पे रख दिया। अब क्वेश्चन वालों ने क्या पूछा बेटा, है ना, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग द चार्जेस एट व्हिच द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। अब बोला इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पे ना, इन दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाले लाइन पे किसी पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब मेरे को नहीं पता, मैंने पी पॉइंट पे मान लिया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो अब इस चार्ज से मुझे डिस्टेंस 100 भी करना पड़ेगा, तो मैंने इसको बोल दिया x, ये टोटल 2 था, तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा बच्चा 2 - x।
अब फिर से कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे काम आएगा जो मैंने तेरे को सिखाया है ना। अब देख, इन्होंने बोला कि इस P पॉइंट का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो मैं भी लिख दूंगा यार इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट इज जीरो। चलो वेरी गुड। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाएगा? याद कर बच्चा, अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, क्या बोला था, किसी भी सिस्टम में जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो सिस्टम में प्रेजेंट सारे चार्जेस बनाते हैं। तो अभी तो दो ही चार्जेस है, तो ये वाला जो Q1 है ये चाहेगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल बनाएगा, सर बिल्कुल बनाएगा। अब ये पॉजिटिव है, मैंने बोला था पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो पॉइंट की तरफ बनता है। अगर ये पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे देखना ना, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया दिस इज E1। अब ये कैसा चार्ज है? अगेन पॉजिटिव है ना, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसका भी डायरेक्शन तो पॉइंट की तरफ होगा बेटा, E2। अब मुझे बता P पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक, तुम बोलोगे सर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो सिंपल है यार, दिख रहा है सर, क्या बोलते हो आप भी। हाँ दिख रहा भाई, मैं मान रहा हूँ दिख रहा है, तुम्हें समझ भी आएगा एकदम, तुम फोड़ दोगे सवाल को, प्रॉमिस। अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक इधर दोनों अपोजिट, अपोजिट में क्या करते थे बेटा, प्लस या माइनस, पोस्ट वाले कॉन्सेप्ट में बोला था माइनस करते थे। ऐसा मैं इमेजिनेशन में डाल रहा हूँ कि तुम देख रहे हो वीडियो और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। तो अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, तो दोनों अपोजिट, तो मतलब P पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए दैट इज E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0। वेरी गुड। तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि E1 इज इक्वल टू E2? लिख सकते हैं बिल्कुल, है ना। E1 किसको माना बेटा, इसकी वजह से इस पॉइंट पे माना ना, तो फॉर्मूला कहता है KQ बाय R स्क्वायर, तो KQ 4 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, ठीक है बेटा, ओके वेरी गुड। अब Q2 इसकी वजह से लिख रहे हैं, तो KQ मैग्नीट्यूड बोल 1 into 10 to the minus 6 divided by r square. What about r? This is 2 minus x का होल स्क्वायर। अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो देख k कैंसिल आउट, 10 to the minus 6 कैंसिल। अब ना इसको ना भूल के भी देखो, कई बार ना बच्चे 10वीं पढ़ के आए होते बहुत ज्यादा दिमाग लगाते, सर हमारे 10वीं वाले सर कहते थे क्वाड्रेटिक दिखे क्वाड्रेटिक बनाओ, ऐसा नहीं करना। चल देख इसको कैसे करना, यहाँ समझ, है ना, एकदम बिल्कुल, है ना, कैसे करना है। तो ये 4/x² है ना, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2/x का होल स्क्वायर? तुम बोलोगे हाँ सर बिल्कुल, बहुत इजी बात है। क्या ये जो टर्म दिख रहा है 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, क्या मैं इसको लिखूँ 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर? अगर मैं इसको लिखूंगा तो देख ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा ले, इसका क्रॉस इसके साथ, इसका क्रॉस इसके साथ, तो क्या मिलेगा 2 इंटू 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू इधर वाला x, चल वेरी गुड, 2 2 जा 4 माइनस का 2x इज इक्वल टू x। अब ये माइनस 2x उधर जाएगा तो 3x, तो 3x इज इक्वल टू 4, तो बेटा x की वैल्यू 4/3 है। अब देख कॉम्पिटिटिव वाले ना इसको थोड़ा डिफरेंट बना लेते हैं ना, अभी तो सीबीएसई के लिए तो ठीक है x की वैल्यू 4/3 मीटर आ गई, बट तुमने x किससे माना था, तुमने Q1 से माना था, मतलब इधर से 4/3 मीटर है ना। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए या कॉम्पिटिटिव में आ जाए तो इधर से कितना होगा, तो इधर से 2 माइनस एक्स था तो 2 माइनस 4/3, तो ये कितना होता है 2/3। देख 1 माइक्रोकूलम से 2/3 पे 0 हो रहा है और 4 माइक्रोकूलम से 4/3 पे 0 हो रहा है। और बच्चा मैंने तुम्हें लिटरली बोला है मेरे भाई, तुम एनटीए का पेपर देख लो, नीट वाले पूछते हैं ये सवाल, कई बार पूछ चुके हैं। और सीबीएसई का तो मतलब क्या बोल सकते हो, सीबीएसई का तो ये क्वेश्चन ना ऐसा है, प्यार वाली बातें हैं सीबीएसई के साथ। ओ भाई मेरा ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, ओ भाई क्या हॉट बना दिया, मिटा देते हैं, गंदा सा बना दिया था। हाँ चल कोई बात नहीं, आई होप आपको ये बात समझ आ गया है। चल आगे की तरफ मूव करते हैं। आई होप अब तक जो भी पढ़ाया सब दिमाग में चिपका, है ना सर, क्या चिपका, मतलब तुम कहोगे ना दिमाग में सर कॉन्सेप्ट चिपक गया आपके, है ना, ऐसा कॉन्सेप्ट समझाया हूँ एकदम बिल्कुल, ऐसे प्रैक्टिस कर ले, है ना, बिल्कुल समझ आ जाएगा। चल आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आते हैं, आगे की तरफ आते हैं। चल एक क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से लिखा है आपके लिए, ताकि कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्शन और ज्यादा क्लियर हो जाए। मैंने एक ट्राइंगल बना रखा, मैंने बोला कि 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड 2 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। मैंने क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस है, 1 माइक्रोकूलम और कितने माइक्रोकूलम का, 2 माइक्रोकूलम का, इसको ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टेक्स पे रखा, जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट वर्टेक्स ए। चल ये डायग्राम तुम्हें दिख रहा है, अब तुम कैसे बताओगे, तुम तो हो ही नहीं रहे यार, मतलब मान लो तुम देख रहे हो, तुम्हें दिख रहा है ऐसा कुछ, है ना।
अब ए पॉइंट पे निकालना इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर से वही बात बेटा, सिस्टम में जितने भी चार्जेस होंगे सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो अगर मुझे ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है तो कौन बनाएगा, तो सर एक बी वाला बनाएगा और सी वाला बनाएगा ना। अब 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम, मान ले 1 माइक्रोकूलम को यहाँ बैठा ले और 2 माइक्रोकूलम को यहाँ बैठा ले, इससे कोई चेंजेस नहीं आएगा आंसर। किसी ने 2 इधर कर दिया 1 इधर किया तब भी आंसर में चेंजेस नहीं आने वाला। अब इस 1 की वजह से इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना थी क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब यहाँ पे देखो तो इधर की तरफ आउटवर्ड चलेंगे, तो लेट सपोज दिस इज E1 लिख दिया। अब एक बात सोच, ये क्या है 2 का है, इस 2 की वजह से भी देखना ये भी पॉजिटिव है, तो ये इधर चला गया तो E2 चला गया। अब एक बात समझ, चल मैं इसको ना यहाँ बना लेता हूँ तुम्हारे लिए ना, वो ज्यादा तुम्हें समझ आएगा, क्योंकि हम इसी पॉइंट पे देख रहे थे। इसने बनाया इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये E1 कौन बना रहा है बेटा, 1 माइक्रोकूलम वाला बना रहा है, और ये कितने का था बेटा 2 माइक्रोकूलम का था, इसने बनाया E2 इधर चला गया। क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड ए वर्टेक्स पे देखना था और ट्राइंगल भी बेटा इक्विलेटरल है, तो तुम्हें पता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना होगा 60, ये वाला हो गया 60। जैसा तुमने फोर्स में करा था कि दो वेक्टर के बीच में एंगल आता है रिजल्टेंट फोर्स निकलता है, उसी तरीके से रिजल्टेंट फील्ड निकलेगा। अब देख और थोड़ा सा इजी करता हूँ तुम्हारे लिए, ये कितने का है 1 का, ये कितने का था बेटा 2 का। अब एक बात समझ, क्या इस वाले चार्ज का मैग्नीट्यूड का जस्ट डबल है, तो अगर मैं बोलूं E1 की वैल्यू मैं E मान लेता हूं, तो भाई ये तो 2 है, तो E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2E। ऐसा ना थोड़ा थोड़ा सोच लेना है ना, उससे क्वेश्चन इजी हो जाएगा। मतलब इसने E का इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया, इसने 2E का बनाया, अब मुझे पॉइंट ए पे लिखना है, एंगल भी पता है, तो चल रिजल्टेंट का फॉर्मूला, और तुम्हें पता है ना यार रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2AB कॉस थीटा, तो यहाँ पे लगा लेते हैं। तो क्या लेते हैं ई स्क्वायर प्लस 2E स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई इंटू में 2E इंटू में कॉस थीटा मतलब कॉस 60, कॉस 60। अब चल सॉल्व करना है, बिल्कुल है ना, चल ले जब सॉल्व करने जा रहे हैं, ये कितना हो गया ई स्क्वायर, और बेटा 2E का स्क्वायर करेगा क्या आएगा 4E स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया है, ये हो गया 4E स्क्वायर, cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया देख 4E स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 5E स्क्वायर और प्लस 2E स्क्वायर कितना हो गया 7E स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है √7E स्क्वायर। अब मैं क्या करूँ, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ, इसको √7 टाइम्स ऑफ E लिख देता हूँ। अब मुद्दा यहाँ से समझियो, यहाँ से पॉइंट पकड़ना है, जब आप इजी करके सॉल्व कर रहे हो ना, तो आपको ये देखना है कि आपको क्वेश्चन करना कहाँ से है। जब आप इजी करके सॉल्व करोगे ना बेटा, तो ई तुमने किसको माना था, तुमने ई माना इस चार्ज की वजह से ए पे, तो भाई इसको माना नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या था, ये बात तुम्हें पता है ऑलरेडी है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है ना, तो तुम जब यहाँ पे लगाओगे तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लगाओगे, तो √7 के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 क्यू, कितने का चार्ज है 1 माइक्रो, तो 1 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। बेटा यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन कितना दिया था 10 सेंटीमीटर ना, तो क्या मैं लिखूं 10 इंटू 10⁻2 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, ऐसे करोगे है ना, ये √7, अब एक बात समझ, इंटू में 9 इंटू, देखो 10⁻9 - 6 कितना बच गया 10⁻+3 बचा है, अभी अभी और सॉल्व करना है ना, ये 10 का स्क्वायर करोगे भाई 100 आएगा, और 10⁻2 का स्क्वायर करोगे तो 10⁻4 आ जाएगा है ना, 10⁻4 आ जाएगा। अब देख यहाँ पे 2 है और यहाँ पे -4 है, तो -2 बचेगा, इस -2 को ऊपर ले जा, तो कितना हो गया +2, और 3 यहाँ ऑलरेडी है, तो 3 2 5 हो गए, तो आंसर आ गया तुम्हारा बेटा 9 √7 इंटू 10⁵। ठीक है बेटा, ध्यान से है ना, एक चीज ध्यान से, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें है ना, आप अच्छे बच्चे हैं तो आपके लिए तो बिल्कुल यूनिट लिखना जरूरी है, न्यूटन पर कूलम। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन है ना। तो ऐसे क्वेश्चन सीबीएसई में बहुत सारे हैं है ना, मैं आपको दिखाऊंगा भी, अभी आगे भी है मेरे पास पीवाईक्यूज में आए ऐसे क्वेश्चन, तो आई होप आपको ये वाला सवाल भी बिल्कुल समझ आया कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हुआ। चलो आगे की तरफ आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं मेरे भाई है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, इसमें ना थोड़ा सा एक और वेराइटी है मेरे पास है ना, कौन सा वाला है, चल पहले तो यही ले लेते हैं
अच्छा देख, ये ना 1 मार्कर में कई बार सीबीएसई ने पूछा है। क्या पूछा, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ तुम्हारे लिए। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ अ कंडक्टिंग सरफेस। बोला चल बना देता हूँ तुम्हारे लिए। बोले एक कंडक्टिंग सरफेस है, लेट सपोज मैंने बोल दिया कि दिस इज द कंडक्टिंग सरफेस, है ना। और इस कंडक्टिंग सरफेस के विसिनिटी मतलब खाली जगह में आसपास में एक प्लस क्यू का चार्ज रखा। तो बोला ड्रॉ द इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बिटवीन द चार्ज एंड द सरफेस। अब देख, अगर ये पॉजिटिव है तो तेरे को एक बात तो समझ आएगा कि इस वाले पे नेगेटिव डेवलप होना चाहिए और यहाँ पे क्या पॉजिटिव डेवलप होना चाहिए। अब मुझे बता इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा था, पॉजिटिव से नेगेटिव। तो जब ये पॉजिटिव है तो ये इधर की तरफ तीर चलाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, इस तरीके से पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, है ना। तो ये ले, ये बना दिया हमने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न। अब तो बिलीव नहीं करेगा, सीबीएसई ना 1 मार्कर में कई बार पूछ चुकी है सब, है ना। इसी तरीके से अगर एक और बात ले लेते हैं, चल अगर मान ले तेरे से कोई पूछ ले कि पॉजिटिव की जगह पे नेगेटिव चार्ज को प्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ले नेगेटिव चार्ज, जब नेगेटिव प्लेस करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई नेगेटिव। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलेगा, ये वाला तीर ऐसे चला दिया बस, ये वाला तीर कैसे चलाएगा ऐसे, है ना। ये वाला तीर कैसे चलेगा ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड पैटर्न बन जाएगा। तो मैंने पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव वाला भी बना के तुम्हें दिखा दिया, तो बना दोगे तुम्हें मार्क्स मिल जाएगा, है ना। तो ये भी एक सवाल था, है ना, न्यूमेरिकल ही था। चलो आगे के कॉन्सेप्ट पे आते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चल ये वाला क्वेश्चन अभी ऐसा कराया, बट इसमें ना एक एडिशनल पार्ट है ना इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि मैं, चलो इसको ना थोड़ा सा तुम्हारे लिए स्ट्रेच करके दिखा देता हूँ क्वेश्चन को, है ना। चलो अब तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा। चलो क्वेश्चन में क्या बोला, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस 2q आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस बी एंड सी। चल मैं बना भी देता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज अ वर्टिसेस बी एंड दिस वन इज अ सी। क्या बोला, बी पे क्या रखा बेटा प्लस क्यू रखा, है ना, और सी पे क्या रखा मेरे भाई, दिस इज माइनस का 2q रखा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अच्छा साइड ए दे रखा, मतलब वेरिएबल बेस्ड क्वेश्चन है ना, ऐसा करा दिया बट कर लेते फिर भी करते हैं। अब उन्होंने बोला कि कैलकुलेट द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ड्यू टू दिस चार्जेस। हमें ना ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अगर हमें ए पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्जेस की वजह से, तो फिर से वही क्वेश्चन, फिर से वही कॉन्सेप्ट कि सर सिस्टम में जितने भी चार्जेस होते हैं सब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, ऐसा मैंने आपको बताया। आपके माइंड में ऐसे क्वेश्चन चलने चाहिए और ये वाली बात आपके माइंड में चलनी चाहिए, ऐसा होता है ना। तो अब मुझे ए पे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, कौन लगाएगा, तो एक तो पहले प्लस क्यू लगाएगा, पॉजिटिव की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, लेट्स सपोज दिस इज E1, ओके वेल एंड गुड। अब मैं इस पे देखो तो अब कौन लगाएगा, अब कौन लगाएगा, कौन लगाएगा, तो ये -2q है ना नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज क्या चाहता था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ आए, है ना। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, लेट्स सपोज दिस इज E2। अब मुझे इनका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। भाई ऑब्वियस सी बात है ना, अगर मैं तुमसे पूछूं इन दोनों के बीच का एंगल, तो तुम बोलोगे सर क्या पूछ रहे हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये 60 है पूरा 180, तो ये वाला एंगल 120। अब एक बात, क्वेश्चन इजी करने का तरीका, ये q है ये 2q है, तो अगर मैं E1 को E मान लेता हूँ मेरे भाई, तो जो E2 लिखा तूने वो एक्चुअल में कितने का हो जाएगा बेटा 2e। देख ये q का है, ये -2q का है, साइन की वजह से तो हमने डायरेक्शन लगा लिया ना बेटा, तो मैग्नीट्यूड में खेलेंगे ना, तो इसकी वो e लिख दिया और इसको 2e लिख दिया। अब रिजल्टेंट निकाल दे। अब तो तुम कहोगे कि सर क्या यार क्या सिखा दिया हो सर, बवाल मचा दियो सर, प्राण निकाल देंगे हम सवाल का। अब कर ले यार, चल फिर से वही फॉर्मूला, ए स्क्वायर मतलब ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर प्लस 2e इंटू 2e, एंड व्हाट अबाउट द एंगल बेटा, यहाँ पे जो एंगल आएगा दैट इज cos 120 आएगा, यहाँ पे जो एंगल आएगा वो cos 120 आएगा। अब जब एंगल 120 आया तो अब क्या होगा, अब सॉल्व होगा ना, अब क्या होगा यार, अब तो सॉल्व करेंगे ना। अब कुछ नहीं हो सकता बाबू, अब तो समझा दिया मैंने तुम्हें, दिस इज ई स्क्वायर, है ना। अब ये 2e का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 4e स्क्वायर करे हो जाएगा, है ना। और यहाँ लिख प्लस का, ये देख ये कितना हो गया 4e स्क्वायर, है ना। बट व्हाट अबाउट द एंगल cos 120, बेटा cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2, है ना। अब इसको कैसे सॉल्व करें, तो ये ले 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब एक बार लिख देते हैं यार, है ना,
जैसे ही लिखने गया, अब ये क्या दिख रहा है, ये हो गया 4e² प्लस e², 5e² है ना, और माइनस ये कितना दिख रहा है 2e², 5 में से 2 गया तो कितना आएगा बेटा √3e² है ना। अब देख √3 बाहर e² का बन गया e, व्हाट इज e किसको माने थे, ई माने थे इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता था k3/r², तो √3 k3/r, की जगह पे डिस्टेंस कितना दिया बेटा a दिया, तो √3 k3/a², तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। चल बेटा एक बात मैं तुम्हें एडिशनली बताता हूँ, अब इन दोनों वेक्टर का कहीं ना कहीं रिजल्टेंट गया होगा इस तरीके से, दिस इज रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ना तुमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, वो वैल्यू सॉल्व करके दिखा दे। तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। तुमने वेक्टर का एक फॉर्मूला यहाँ पे एंगल बन रहा होगा अल्फा, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं tan अल्फा से लिख रहा हूँ, है ना। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था तुमने, एक बार वेक्टर वाला फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले, है ना। तुमने फॉर्मूला पढ़ा था b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। अब तुम कहोगे सर ये b क्या है, तो b, अभी अपने टर्म में b क्या होगा, तो जो छोटा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ना जिसका मैग्नीट्यूड कम था, तो ये है ना। तो अगर मैं यहां से सॉल्व करूं तो इसको कैसे सॉल्व कर सकता हूं, tan अल्फा इज इक्वल टू e sin थीटा, थीटा क्या था भाई, थीटा इज द एग्जैक्ट एंगल, है ना, दैट इज 120 डिग्री। फिर a क्या हो जाएगा, कितने का था बेटा 2e, है ना, प्लस b cos थीटा, तो e cos 120, है ना। अब यहां से सॉल्व करें tan अल्फा इधर देखिए, अब क्या करें e इंटू, अगर मैं साइन 120 के बारे में सोचूं तो माइनस का 1/2 आएगा, ठीक है। और जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा, है ना, इसको सॉल्व करूंगा तो पहले तो e कॉमन कर देता हूँ बेटा, है ना, तो आएगा 2, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देख, अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या आ गया cos 120 आ गया, cos 120 आ गया, चल ठीक है। अब cos 120 की वैल्यू देख, एक बार ना थोड़ा सा तुम्हारा हेल्प कर रहा हूँ, है ना, अगर जिसको ना बायो वाले होते हैं ना उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, वो सॉल्व ही नहीं कर पाते ना ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स, क्योंकि बायो लिए होते हैं, मैथ से डर रहे होते हैं थोड़ा बहुत, है ना। तो देख तुम्हें एएसटीसी का रूल याद होगा, है ना, एएसटीसी, अब इतना ज्यादा तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, बस मैं ये 120 की वैल्यू निकालना सिखा दे रहा हूँ, मेरे को cos 120 लिखना है ना, तो cos 120 को मैंने लिख दिया cos 180 माइनस 60। देख यहाँ पे सारे ऑड पाई बैठते हैं, मतलब पाई 3 पाई, है ना, इधर की तरफ क्या बैठता है इवन पाई 2 पाई 4 पाई, तो 180 का मतलब होता है पाई, है ना, मैंने लिखा है cos 180 माइनस 60 लिखा बेटा, है ना। अब ये पाई है और पाई से क्या किया मैंने माइनस किया है ना 60, तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, इसी वाले क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होता था बेटा नेगेटिव होता था, सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्या होगा नेगेटिव होगा। तो अगर यहाँ लिखा जाए तो हो जाएगा cos 60 के बराबर, और cos 60 क्या होता है भाई पाई माइनस थीटा हो रहा है ना, देख लो यार, हमें 120 लिखना था तो पाई माइनस थीटा लिख दिया ना। तो अब फिर से वही बात करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2, और एक काम करेंगे, पहली बात तो यहाँ से यहाँ इसको कैंसिल कर दिया। अब देखते हैं क्या मिल रहा है, ये हो गया tan अल्फा इज इक्वल टू दिस इज व्हाट माइनस का 1/2, और इसको सॉल्व करें तो कितना हो गया, यहाँ से सॉल्व करेंगे ना तो ये क्या बनेगा बेटा 2 2 जा 4 और 4 माइनस 1 कितना बना 3/2, है ना, 3/2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan अल्फा 1/3 आ गया। अगर आप ये वैल्यू सॉल्व कर पाओ तो ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये तो हमें सॉल्व करना नहीं आता, तो आप यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऐसे लिख दिया करो कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/3, तो ये एंगल निकालने का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। आई होप आपको ये वाला बात समझ आया, डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट ना पूछा गया है इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें फॉर्मूला याद रखना है ना, और लेने का तरीका भी याद रखना कैसे लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो भाई जो स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसको बी की जगह पे ले लेना, फिर जो बड़ा वाला होगा वो ए की जगह पे आएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला था, ये क्वेश्चन, आई होप आपको इतना डायरेक्शन का क्वेश्चन समझ आया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ ये वाला सवाल देख, ईयर भी मेंशन होगा ना कि पीवाई क्यूज में आया बेटा, है ना। तो चल इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि 4 चार्जेस क्यू 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 एंड क्यू,
चल बनाता हूँ मैं इसको पहले तुम्हारे लिए ना, ऐसा बना देता हूँ। चल, इन्होंने बोला कि लेट सपोज दिस इज कैपिटल क्यू, दिस वन इज स्मॉल क्यू, दिस वन इज कैपिटल क्यू, दिस वन इज स्मॉल क्यू। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज कैपिटल क्यू। बोला चार्ज कैपिटल क्यू पे क्या निकाल दे, फोर्स निकाल दे। अच्छा, ये फोर्स का कॉन्सेप्ट आ गया, चल फिर भी बता देता हूँ ना। फोर्स निकालना है, फोर्स तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया, अब मैंने क्वेश्चन ले लिया तो बता ही देता हूँ। अब मुझे इस पे कैपिटल क्यू पे फोर्स निकालना है। सिस्टम में कितने चार्जेस है, 4। किस पे निकालना है, इस पे निकालना है। तो इस पे फोर्स कौन कौन लगे, या तो इस पे निकाल ले तो इस पे, उन्होंने बोला कैपिटल क्यू पे निकाल ले, तो तुम्हारी मर्जी किसी पे भी निकाल लो, है ना। अच्छा, इसका साइड कितना दे रखा है, ए दे रखा है ना, इस स्क्वायर का साइड है ए, ठीक है। चलो, अगर मैं इस कैपिटल क्यू पे निकालने जाऊंगा तो पहले इसकी वजह से मान ले इधर की तरफ, लेट सपोज इस फोर्स को बोल दिया F1, रिपल्सन है ना, इसको बोल दिया F2, और एक कौन लगाएगा, एक ये लगाएगा, तो इसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो इधर की तरफ F3 आएगा। अब 3 फोर्सेस मिल रहे हैं, देख एक बार सोच, क्या ये और ये मैग्नीट्यूड वाइज सेम है? तो अगर तू इसको F बोलेगा तो इसको भी क्या बोलेगा, F, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो पहले इन दोनों में एंगल बन रहा है 90 का, तो पहले ना मैं उन दोनों का रिजल्टेंट निकाल देता हूँ। जब मैं उन दोनों का रिजल्टेंट निकालूंगा बेटा, क्योंकि मुझे फोर्स लिखना है ना, तो एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, है ना, प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू व्हाट अबाउट द एंगल, 90 बनेगा यार, स्क्वायर है तो cos 90 तो जीरो, पूरा वाला टर्म जीरो हो गया तेरा। अब यहाँ से क्या मिला, एफ आर मिल रहा है √2 टाइम्स ऑफ एफ। अब देख इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इसी लाइन ऑफ एक्शन में आ जाएगा, वो कितना आ रहा है, √2 टाइम्स ऑफ एफ। अगर मुझे ये एफ लिखना होता तो मैं इसकी वैल्यू भी लिख ही देता हूँ यहाँ पे, है ना। एफ फॉर्मूला क्या होता था, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। एफ आर की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक F3 निकालना है, F3 कौन सा है, तो मैंने बोला है ये, और इन दोनों के बीच में F3 लग रहा है। अब क्या निकाले यार, इन दोनों के बीच का फॉर्मूला सीधा सीधा लग जाएगा, क्या लगेगा, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। चूंकि देखिए डायगोनल है ना, डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड, तो √2 ए का होल स्क्वायर, है ना। तो ये वाला आ गया के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 ए स्क्वायर। अब मेरे पास दोनों आ गया। अब मुझसे बोला कि नेट फोर्स क्या होगा क्यू पे, तो एफ नेट इज इक्वल टू, क्या लिखें बेटा, हम लिखेंगे एफ आर प्लस F3। अब दोनों फोर्सेस मैंने तुम्हारे लिए निकाल दिए हैं, चलो लिख देता हूं, मैं फिर भी लिख देता हूं तुम्हारे लिए, चलो। तो देख एफ नेट कितना है, एफ आर तो ये आ गया तुम्हारा √2 के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाय ए स्क्वायर, और उसको क्या निकाल के बैठ गया बेटा, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a स्क्वायर, है ना। आप यहाँ पे छोड़ देना आंसर, है ना, कॉमन करना चाहते हो कर लोगे, बट यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो चलेगा, इट्स ओके, है ना। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन, वैसे तो ये लास्ट क्लास का कॉन्सेप्ट था, बट एक बार कॉन्सेप्ट भी रिकॉल हो गया होगा तुम्हारा। चलो आगे आते हैं, है ना, ये वाला मैंने तुम्हें करा ही दिया, है ना। अब ये वाला देख लो, है ना, क्या बोला, 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकूलम आर केप्ट एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, है ना। हमने बहुत ऐसे सवाल कर लिया ना। अब उन्होंने क्या बोल दिया कि 3 पॉइंट चार्जेस 1 पिकोकूलम, दिस इज 1 पिकोकूलम, दिस इज 1 पिकोकूलम, दिस इज 1 पिकोकूलम। क्या बोला, आर केप्ट एट द vertices of equilateral triangle of side 10 centimeter, this is 10 centimeter, this is 10 centimeter, and this one is also 10 centimeter, है ना। अब उन्होंने क्या बोला, find the net electric field at the centroid of the triangle, centroid का मतलब सेंटर। अब इस सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। देख वैसे तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बोल दूंगा इसका आंसर, है ना, और वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन कितने मार्क्स में आएगा। देख क्योंकि ये क्लोज पॉलीगन बन जाएगा, और क्लोज पॉलीगन बनेगा ना बेटा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, बट डायरेक्शन लगाना सिखा दे रहा हूँ, फिर लिख लेना आंसर, है ना। अगर मान ले इसकी वजह से यहाँ पे देख, लेट सपोज डायरेक्शन इधर की तरफ E1, इसकी वजह से यहाँ पे देख, लेट सपोज डायरेक्शन इधर की तरफ, दिस इज आल्सो E2, है ना। अच्छा, चार्जेस का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो ये E बनाएगा और ये भी E बनाएगा, ठीक है। अब इसकी वजह से जब मैं इधर की तरफ देखूंगा तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, लेट सपोज दिस इज E3, है ना। अच्छा देख यहाँ पे एंगल 120 बनेगा, तो इसका रिजल्टेंट इधर की तरफ जाएगा। तो अगर मैं पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकाल लूं, क्योंकि भाई ये जो डिस्टेंस होगा तो सभी सेम होगा, तो मान ले अगर मैंने इसको x बोला, इसको x बोला,
तो ये वाला डिस्टेंस जो इस वाले चार्ज से ये वाला डिस्टेंस ये भी x हो जाएगा। तो पहले मैं रिजल्टेंट निकाल दूं क्या, है ना। अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो रिजल्टेंट देख, मैं अभी साइड का यूज ही नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा। तो अगर मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो क्या आएगा, रिजल्टेंट लिख दे क्या, इधर लिख देते हैं थोड़ा सा ना। चलो अगर मैं रिजल्टेंट लिखूंगा तो अंडर रूट देख ई स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2e स्क्वायर अगेन थीटा कितना होने वाला है भाई 120 तो होगा। एक बार लिख देते हैं ना, जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 2e स्क्वायर और ये 120 की वैल्यू कितनी होगी -1/2 तो कितना बनेगा 1/2 कैंसिल होके तो ये माइनस का ई स्क्वायर आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू देख ई के बराबर आएगी, मतलब इधर की तरफ जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई के बराबर आएगा, है ना। अब ई क्या है, ई क्या बोला था मैंने, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे के 1 पिको कूलम 10⁻⁻12 डिवाइड बाय मैंने x माना है, मैंने डिस्टेंस का यूज ही नहीं करा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। इस वाले डिस्टेंस का यूज ही नहीं करूंगा। अब जब मैं इसकी वजह से लिखूंगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो अगेन जिसको मैंने E3 बोला था तो E3 कितना आएगा के क्यू 1 × 10⁻12 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को x लिया था तो x स्क्वायर। अब देख इस सेंट्रोइड पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहे हैं, एक तो ऊपर की तरफ है रिजल्टेंट और नीचे की तरफ है E कितना लिखा था बेटा 3। अब देख तो सेंट्रोइड पे तो 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लग गया ना, तो नेट लिखूंगा तो क्या लिखूंगा सेंट्रोइड पे ई आर माइनस का E3, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड देख सेम आ रहा है क्या, मैंने बोला था ना 0 आएगा, जब तुम माइनस करोगे तो नेट कितना आ जाएगा बेटा 0 आ जाएगा, है ना। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ आ गया। ये बात तुम्हें समझ आ गया तो हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए। अब ये लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, है ना। अब इस वाले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं ना। अब हमने क्या लिखा, 2 long straight wire AB and CD, 2 long straight wire AB and CD having linear charge density। पहले वायर बना लेते हैं ना, पहले वायर बना लेते हैं, ठीक है। 2 लॉन्ग स्ट्रेट वायर है AB एंड CD, मान ले इस वाले वायर का नाम है AB और इस वाले वायर का नाम है CD। अब उन्होंने क्या बोला, हैविंग चार्जेस, कितने का चार्ज है ये, इसके पास है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज और इस पे इसके पास है -20 माइक्रोकूलम पर मीटर। अच्छा ये चार्ज डेंसिटी है बेटा ना, ये क्या है तुम्हारे पास चार्ज डेंसिटी है। दे आर केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सेपरेशन दे दिया बेटा 1 मीटर। अब उन्होंने क्या पूछा कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अच्छा इसमें ना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा गया, क्वेश्चन थोड़ा सा डेटा इनकम्प्लीट है बट इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया होगा मिड पॉइंट पे, है ना। अब मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 0.5 हो जाएगा। तो चल अगर मैं मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या मतलब डेंसिटी क्या है पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा वायर और ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। तो पॉजिटिव की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे इधर की तरफ तो डायरेक्शन तो इधर ही आएगा पॉइंट की तरफ, और नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन लगाने जाओगे तो चार्ज की तरफ आ जाएगा। तो अब फिर से देखो पी पॉइंट पे कितने इलेक्ट्रिक फील्ड बने, 2 बनेगा, दोनों का डायरेक्शन सेम तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 + E2। अब एक बात समझ ले बेटा, अगर मैं P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने का E1 किसकी वजह से लिख रहा हूँ, उसकी वजह से। अब एक बात बता, क्या चार्ज वायर है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आउटसाइड आ गया, मतलब अभी हमने उस कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल डील नहीं किया, बट एक चार्ज वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है λ/2πε0r, तो हम यूज कर लेते हैं। मान ले इसका लैम्डा को लिख दिया λ1 2πε0r प्लस λ2 2πε0r। अब एक काम करेगा, एक बार देखते हैं, एक 1/2πε0r, r एक्चुअल में बीच वाला डिस्टेंस है बेटा, टोटल 1 होगा ना तो वो r तुम्हें 0.5 लेना होगा, तो 1/2πε0r कॉमन
तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2। अब क्या करें, अब कुछ नहीं करेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे भाई ना। तो अगर मैं इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने जाऊंगा तो इस P पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, ये आ गया 1/2 पाई। पाई की वैल्यू रख दे, नहीं तो पाई के टर्म में सॉल्व करना चाहते हो तो सॉल्व कर लो, है ना। एप्सिलॉन नॉट आर, अच्छा लैम्डा 1 कितना था, लैम्डा 1 इज व्हाट 10 माइक्रो कूलम पर मीटर, है ना। तो माइक्रो का मतलब 10 × 10⁻⁶, और ये लैम्डा 2 देख ये नेगेटिव है ना, तो ये हो जाएगा -20 × 10⁻⁶। अब क्या करें देख, अभी ना थोड़ा सा मैं तुम्हें ना इजी करके दिखा रहा हूँ, है ना। अगर मैं एक काम करूँ तो पहले तो ये बात तो मुझे समझ आ गया कि भाई ये तुम्हारा कितना है 10 है और ये -20, तो कितना हो जाएगा, ये तो बच जाएगा -10 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की वैल्यू रख दे, आर की वैल्यू कितनी होगी भाई 0.5, 0.5 मीटर। ठीक है, अब ना क्वेश्चन को इजी करने का तरीका क्या बोलूंगा, ठीक है, यहाँ ना ऊपर की तरफ 2 का मल्टीप्लाई करा ले और 2 का डिवाइड करा ले, तो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला है ना इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे। जब मैं बोलता ना कि 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डिवाइड कराते तो ये क्या हो जाता 2 लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता। देख 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ना के लिखते हैं ना, तो भाई जब तुम 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डिवाइड करा दोगे, यहाँ पे ऐसे 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डिवाइड करा ले, जैसे ही तू 2 का मल्टीप्लाई करा के 2 का डिवाइड कराएगा तो देख तुझे क्या दिखेगा, तुझे दिखेगा क्या बच्चा कि ये 2 × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब वो के बन गया, तो 2 के वो पूरा टर्म के बन गया, इधर की तरफ तेरा 0.5 है ना आर की वैल्यू, है ना। और जो हमारा बचा था वो क्या था -10 इंटू 10 टू द पावर -6। ये मैंने इसलिए कराया ताकि तुम्हारा टाइम बचेगा कैलकुलेशन करने में, और तुम जब भी ये क्वेश्चन करो ना फिर तुम इसी फॉर्मूले से करना, किससे 2k लैम्डा बाय आर से, है ना। अब तुम यहाँ से तो कैलकुलेशन कर सकते हो ना, तुम्हें ये बात तो पता है, अगर मैं 0.45 से काट दूँ इसको तो ये कितनी बार में जाएगा 4 बार में जाएगा, तो 4 इंटू के की वैल्यू रख दो, कितना होगा ये 9 × 10 टू पावर 9, है ना। और ये कितना हो गया, ये देख ये एक -10 है और ये 10 टू पावर -6 है, तो कितना बचेगा 10 टू द पावर -5 बचेगा, और 4 9 जा 36 हो गया, 4 9 जा 36 नेगेटिव का, और ये हो गया 10 टू द पावर -4। ठीक है, हमने निकाल लिया इतना न्यूटन पर कूलम, है ना, इतना न्यूटन पर कूलम। तो आई होप तुम्हें ना ये सारी बातें समझ आई होगी जो मैंने तुम्हें कराया बच्चा। ये जो कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें करा रहा हूँ ना, ये हम न्यूमेरिकल को बिल्कुल इजी करके करने के सारे कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, तो आई होप तुम्हें सारी बातें तुम्हें समझ आ रही होगी, है ना। तो चलो, अभी हमने सारा क्वेश्चन भी करा ही दिया है। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया था तुम्हारे लिए, वो क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला, है ना। ठीक है, तो अच्छा एक बार तुम यहाँ भी क्रॉस वेरीफाई कर लेना, एंगल्स को एक बार जस्ट वेरीफाई कर लेना कि हमें किसकी वैल्यू लिखनी थी, साइन की लिखनी थी, और हमने यहाँ लिख क्या लिया था, कॉस लिख लिया था ना। तो तुम उसको कर लेना, एक बार कैलकुलेशन कर लोगे ना तो ये वाली चीज तुम्हें मिल जाएगी, है ना। मुझे ऐसा लगा पढ़ाते पढ़ाते कि शायद मैंने वहाँ वैल्यू जो निकलवाया था वो तुम्हें कॉस निकलवा दिया था, हमें साइन निकालना था ना। अगर मैं साइन ही लिखता तो साइन लिखता तो क्या लिखता 180 - 60, है ना। ये इस क्वेश्चन का पार्ट है जो मैंने तुम्हें कराया था। तो साइन 180 - 60 करते तो हम अभी भी जाते कौन सी क्वाड्रेंट में, उसमें, और उसमें साइन थीटा ना तुम्हारा पॉजिटिव हो जाता, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आ जाती, और वैल्यू पॉजिटिव आती और वह साइन 60 होती, और जब साइन 60 होती है ना बेटा तो साइन 60 की वैल्यू ना √3 मिलती है, क्या मिलती है √3 मिलती। तो तुम इसको जब सॉल्व करके आ रहे होते तो ये जो √3/2 था ना, ये अभी √3/2 होता, और ये क्या था 2 से 2 कैंसिल, है ना, तो 1/√3 आ जाता, वो आ जाता 1/√3। तो अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√3, और tan में ना 1/√3 वैल्यू होती है, तो तुम्हें अल्फा पता ही चल जाता है एग्जैक्ट 30 डिग्री, है ना। तो एक बार इसको थोड़ा सा कर लेना ऑटो करेक्ट, वो मेरे माइंड में चल रहा था कि शायद मैंने वहां पे कुछ एरर्स कर दिया था, इसीलिए मैंने तुम्हें करेक्ट करा दिया। ओके गाइस, थैंक यू।